पापोश थाने से फरार मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम थाने से दौरान तफ्तीश फरार हुआ। फरार के बाद पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया। पुलिस की फायरिंग से फरार मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस मुकाबला पापोश थाने के अक़ब में पेश आया। मुलजिम को मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे। पापोश थाने से फरार मुलजिम और पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम थाने से दौरान तफ्तीश फरार हुआ। फरार के बाद पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया। पुलिस की फायरिंग से फरार मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस मुकाबला पापोश थाने के अक़ब में पेश आया। मुलजिम को मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। आपको बताते चलें कि यह वाक़या पेश आया है पापोश थाने के अक़ब में, जहां पर फरार मुलजिम को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। मुलजिम थाने से दौरान तफ्तीश फरार हुआ। फरार के बाद पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया। पुलिस की फायरिंग से फरार मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस मुकाबला पापोश थाने के अक़ब में पेश आया। महकमे तालीमी असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल होने के बावजूद भी 5 उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। प्रेस क्लब के सामने बैठे मुजाहिरीन ने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। मीर केरियो की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। महकमे तालीम में असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल होने में 5 उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। अभी आपको बताएं कि SIU ने ज़िला गरबी पीराबाद में कार्रवाई करते हुए गुटखे का कारखाना पकड़ लिया। कारखाने से यौमिया 1400 किलो गुटखा बनकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होता था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल SIU की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो गुटखे के बड़े कारखाने हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो करती दिखाई दे रही है। और IG सिंध की जानिब से टास्क फोर्स भी बनाई गई थी जो कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मुनज़्ज़म तरीके से जो बड़े गुटखे के नेटवर्क हैं उनको तोड़ने के लिए, लेकिन टास्क फोर्स की जानिब से इस तरह काम नहीं किया जा रहा था। हम अब SIU को भी अहकामात जारी किए गए हैं कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो बड़े गुटखे के अड्डे कायम हैं, जो बड़े गुटखे के कारखाने कायम हैं, उनको ख़त्म किया जाए। SIU ने अब तक गुटखे की कितनी कार्रवाइयाँ की जानने के लिए इंचार्ज चाहिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बरकत साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। ये बताइएगा कि आप लोग गुटखे के ऊपर काम कर रहे हैं, मंशियात के ऊपर भी काम करते हैं। अभी जो आप लोगों ने पीराबाद में कार्रवाई की है, इसकी क्या तफसीलात हैं? ये तकरीबन 3-3.5 साल पुराना कारखाना है, जिसकी हमें इत्तला जब मिली है तो हमने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की है। वर्किंग करने के बाद डिस्कस किया अफसरान से भी, क्योंकि थोड़ी सी जगह सेंसिटिव थी तो थोड़ी नफरी भी ज़्यादा लेनी पड़ी। यहाँ से रोज़ाना 1400-1500 किलो माल तैयार होकर जाता है। हमने रेड किए तो हमने तकरीबन 400 किलो से ऊपर माल यहाँ से बरामद किया। 600 किलो हमने यहाँ से माल बरामद किया है और इनकी मशीनरी बरामद की है वहाँ से, और पैकिंग का सामान इनका बरामद किया है। उस पर हमने FIR कर दी है। आप लोग की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या बताती है? कराची में ऐसे कितने बड़े गुटखे के कारखाने हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? अंदाज़न एक मुझे बताइएगा तादाद। गुटखे के कारखाने तो बड़े अब ज़्यादातर हब की साइड पे शिफ्ट हो गए हैं और सप्लाई यहाँ चल रही है, लेकिन जो यहाँ कारखाने हैं उनके ऊपर भी बेसिकली हम पे ज़्यादा बर्डन इस वक्त ड्रग का है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े कारखाने हैं जिनकी पॉइंटेशन होती है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ये एक बहुत अहम बात है कि SIU अब जो है वो गुटखे के कारखानों के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि जो ज़िले पुलिस है वो बिल्कुल उसने आके बंद कर ली है। वेस्ट पुलिस की जानिब से ये गुटखे का कारखाना क्यों नहीं पकड़ा गया? पीराबाद पुलिस इस गुटखे की मुबैना सरपरस्ती क्यों कर रही थी? ये बड़ी चीज़ें हैं, बड़े सवाल हैं। ताहम अब SIU की जानिब से जो गुटखे का कारखाना पकड़ा गया है, इसमें 600 किलो के करीब जो सामान है वो पकड़ा गया है, जिसमें चालिया और दीगर जो गुटखे बनाने वाली अशिया हैं वो चीज़ें मौजूद हैं। तमाम SIU की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी, महकमे तालीम में असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल होने के बावजूद भी 5 उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। प्रेस क्लब के सामने बैठे मुजाहिरीन ने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। मीर केरियो की रिपोर्ट। IBA 40+ PSC जैसी उम्मीदवार साहब, IBA 40+ PSC जैसी उम्मीदवार साहब। 4 साल गुजर चुके, टेस्ट पास भी किया और उम्र की हद भी बढ़ गई, मगर ऑफर ऑर्डर जारी नहीं हो सके। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का कराची प्रेस क्लब के बाहर 1 माह से एहतजाज जारी। IBA पास 40+ PSC GST वेटिंग उम्मीदवार साहब, IBA पास 40+ PSC GST वेटिंग उम्मीदवार साहब।
احتجاج میں شریک شائستہ بلوچ کا کہنا تھا کہ امیدوار 4 سال سے دربدر ہیں، سندھ حکومت من پسند علاقوں میں اپنے لوگوں کو آفر آرڈر دے رہی ہے۔ دیکھیں، 1 ماہ کا نہیں کہوں گی میں، تقریباً 4 سال کا ٹائم ہو گیا ہے کہ نوجوان دربدر ہیں، اور ہمارا ایک ہی سمپل سا مطالبہ ہے، جہاں پہ 90,000 نوجوانوں کو آفر آرڈر دیے گئے ہیں، وہاں پہ جو 9,000 بقایا بچتے ہیں ان کو بھی فوری طور پہ آفر آرڈر دیے جائیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو ان کو من پسند علاقے ہیں ان پہ ان کو ہارڈ ایریا 33 پر ڈکلیئر کر کے ان کو آفر آرڈر دیے گئے ہیں۔ جنہوں نے 50+ مارکس لیے ہیں ان کو ابھی تک آفر آرڈر نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ روڈوں پہ بیٹھے ہیں۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں سید سردار شاہ صاحب سے کہ آپ نے جہاں 33 مارکس فیل امیدواروں کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے سب کو اپائنٹ کر دیا، تو ہم جو 40 to 55+ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہاں پر 38 دن سے یہاں پر سراپا احتجاج ہے، ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہمیں آفر آرڈر دیا جائے۔ اب اسی سلسلے میں ہم ہائیسٹ اسکورر ہیں، 50+ ہیں ابھی جو ہم لوگ ویٹنگ میں ہیں۔ آپ نے اپنے تعلقوں میں اپنے ڈسٹرکٹس میں تو آپ نے 33+ کو بھی آفر آرڈر جاری کیے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ ڈسٹرکٹس میں جو ہمارا سکھر ڈسٹرکٹ ہے، آپ لوگ یہاں بھی اس کو نظر ثانی کر کے آفر آرڈر جاری کریں JST PST کے، اور ہم لوگوں کی بے چینی دور کریں۔ امیدواروں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کو آفر آرڈر جاری کر کے بے چینی ختم کی جائے۔ کیمرہ مین قدرت اللہ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ کہ الیکٹرک نے بجلی کے نرخوں میں ممکنہ اضافے سے متعلق قیاس آرائیوں پر بیان جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق تمام نرخ حکومت پاکستان اور نیپرا کی منظوری سے لاگو کیے جاتے ہیں، یکساں طور پر پورے ملک میں نافذ العمل ہوتے ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کسی قسم کی رد و بدل کا اختیار نہیں رکھتی۔ تمام نرخ حکومت پاکستان اور نیپرا کی منظوری سے لاگو کیے جاتے ہیں اور یکساں طور پر پورے ملک میں نافذ ہوتے ہیں۔ ترجمان نے مزید وضاحت کی کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت، سلیبس اور کیٹیگریز وزارت توانائی کی یونیفارم ٹیرف پالیسی کے تحت طے کی جاتی ہیں، جس میں کہ الیکٹرک کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، یہ فیصلہ صرف حکومت کرے گی کہ الیکٹرک نہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بڑا اقدام، فائر بریگیڈ میوزیم کا تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کہتے ہیں میوزیم میں ماضی میں آگ بجھانے والے آلات رکھے جائیں گے۔ 1912 کے برٹش دور میں استعمال ہونے والا فائر انجن بھی نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ میوزیم بنانے کا بنیادی مقصد شہریوں تک فائر بریگیڈ سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے۔ کراچی شہریوں کے لیے اوپن کر دیں، اور یہاں پر جس کا مقصد لوگوں یہاں پر جو آئیں گے وہ اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے، اس بہانے جو ہے ایک ہمارے جو شہری ہیں اور فائر بریگیڈ ان کے درمیان میں ایک جو اسپیس ہے، کسی کو فائر بریگیڈ کا نمبر تک نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ہمارا باقاعدہ انسٹرکٹر جو ہے ان کو فائر ان کے متعلق تو سامان کے متعلق بتائے گا کہ یہ 100 سال پہلے کس طریقے سے چیزیں یوٹیلائز ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ ہمارے پاس 1912 کا فائر انجن بھی ہے، وہ اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ اور یہ اس میوزیم کا مقصد یہی ہے کہ اس میں تمام ان چیزوں کو سامنے لایا جائے جو آج سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے یوٹیلائز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے شہداء اپنا یادگار بنائی، اس میں تقریباً 1955 سے لے کے جتنے ہمارے لوگ ابھی شہید ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے تمغہ شجاعت ہیں، ان تمام کی پکچرز آویز ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ اپنا جو ہمارا کراچی فائر سروس KMC میوزیم ہے، یہ بھی انشاءاللہ جلد سامنے آئے گا، اور لوگوں کو یہ بھی میسج دوں گا، خاص کر کے ہمارے اپنے جو فائر بریگیڈ کے پرانے سینئرس لوگ ہیں، تو بہت ساری اینٹک چیزیں شاید ان کے پاس بھی ہوں، تو اگر وہ چاہیں تو فائر بریگیڈ میوزیم میں اپنے نام کے ساتھ ٹیگ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ہم پبلشر کریں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس، ہرکول منصوبے کو وسعت دینے کا فیصلہ، کوئلے کا ٹیرف بھی مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت تھر کوئل اور توانائی بورڈ کا 29واں اجلاس ہوا، جس میں تھر کے توانائی منصوبے کا جائزہ لیا گیا اور حکمت عملی پر مبنی اقدامات کی منظوری دی گئی تاکہ علاقے میں کوئلے کی کان کنی اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سال 2019 سے اب تک تھر کے کوئلہ توانائی منصوبوں سے 2600 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی جا چکی ہے، جو کہ ملک کے لاکھوں گھروں کو کم لاگت میں بجلی فراہم کر رہی ہے۔
इन मंसूबों के जरिए बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 4 रुपये 8 पैसे रही, जबकि दरामदी कोयले से पैदा होने वाली बिजली की कीमत तकरीबन 19.9 रुपये फी यूनिट है। इससे मुल्क को ज़र मुबादला में तकरीबन 1.3 अरब अमरीकी डॉलर की बचत हुई है। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़, इस्तीफ़ा न देने पर इकबाल जेठो को बरतरफ किया जाएगा। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को हटाने का फैसला किया गया। इससे कबल इकबाल को इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ दी गई। काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार की ज़ेर सदारत मुनक़िदा हुआ। इजलास में चेयरमैन इकबाल जेठो का मौक़िफ़ भी सुना गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन सिंध ह्यूमन राइट्स इकबाल जेठो को मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ दी गई। मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में बरतरफ करने का फैसला किया जाएगा। मेयर कराची की हिदायत पर ओल्ड सिटी एरिया में हसन अली हूती मार्केट की बहाली का काम तेजी से जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 1926 में तामीर होने वाली इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई थी। मार्केट तजावुज़ात के ज़द में आ गई थी। बल्दिया उस्मा तारीखी इमारत को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशां है। 30 सितंबर तक अली हसन हूती मार्केट को एक बार फिर आवाम के लिए खोलने का ऐलान करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से एम्प्रेस मार्केट को भी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। क्लिफ्टन में कराची थारा पैदल लीग का फाइनल मैच जारी। 3 रोज़ा टूर्नामेंट में पैदल के सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी से। जी बिल्कुल, देखें पेडल की मकबूलियत में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पेडल कोर्ट्स बने हैं और ख़ास तौर पर जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर, और वहाँ पे जो है जो नौजवान तबका है ख़ास तौर पर वो जो है बड़ा इंजॉय करते हैं खेल को, क्योंकि ये एक नया खेल ज़रूर है लेकिन धीरे धीरे जो है ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूल होता जा रहा है। और इस वक्त मैं क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है थारा पेडल लीग का जो है बाकायदा एहतमाम किया गया है। 3 रोज़ा ये इवेंट था, 16 टीमें जो है इसमें शिरकत कर रही है। आज जो है सेमीफाइनल खेला जाए, इसके बाद जो है फाइनल का जो मैच है वो यहाँ पर खेला जाएगा। इस वक्त इवेंट ऑर्गेनाइजर फाद साहब मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। फाद साहब बताएगा कितनी टीमें थी और क्या कहेंगे, किस तरह का टूर्नामेंट है ये? टोटल 16 टीमें थी और 32 लोग थे और टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। टीमों ने बहुत अच्छा प्ले किया और बहुत टफ कंपटीशन रहा। तो आज अभी सेमीफाइनल चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह फाइनल होगा और फिर हम देखेंगे कि फाइनल में कौन विन करता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा जिस तरह जो है ये टूर्नामेंट यहाँ पे इनेकाद किया गया इसका, और इसके साथ साथ जो है ये खेल मकबूल होता जा रहा है, कितना खुशाइन है नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर जो खेलना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक नया खेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कराची में, पाकिस्तान में। तो इसके लिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि थारा ब्रदर्स की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यूथ के लिए, यूथ को मौका दिया गया है। आजकल ख़ास तौर पे यूथ जो मोबाइल पे लगी हुई है उसको जो है डिग्रेड करने के लिए जो स्पोर्ट्स है, ये बिल्कुल जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है और मैं इनको इनकरेज करूँगा और आगे भी जो है इनको मैं इनकरेज करूँगा कि इस तरह के इवेंट्स कराते रहें ताकि यूथ जो है इसके अंदर अपनी जो है इनपुट देते रहें और पार्टिसिपेट करते रहें। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखें नौजवान तबके के लिए ख़ास तौर पर जो है ये एक बड़ा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल से निकल के जो है जैसे कि बाहर आ रहे हैं और मुख्तलिफ खेल में जो है उनका रुझान बढ़ रहा है और इस तरह ये इवेंट यहाँ पे हो रहा है। और इसमें जो है तकरीबन 16 टीमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 पेयर्स पे जो है एक टीम बनती है और टीमों की तादाद जो है 16 है और आज जो है सेमीफाइनल जो है यहाँ पर खेला जा रहा है। इसके फ़ौरन बाद जो है फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाएगा। जी, अदाकारा अलीज़े शाह का अदाकारा मिन्सा मलिक को लीगल नोटिस भेज दिया। मामला गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अलीज़े शाह ने दावा किया कि उन्हें साथी अदाकारा मिन्सा मलिक जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। नोटिस में मुतालबा किया गया है कि 7 दिन में मिन्सा मलिक हतके आमेज मवाद डिलीट करें, अलीज़े शाह से माफ़ी भी मांगे। मवाद डिलीट ना करने और माफ़ी ना मांगने पर हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। मिन्सा मलिक ने अलीज़े शाह को बदनाम करने की कोशिश की है। मिन्सा मलिक ने 3 साल पहले अलीज़े शाह को थप्पड़ मारा था। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की बिलावल हाउस आमद। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई। तालीम, सेहत, ख़वातीन और नौजवानों के शोबों को तरक्की देने पर तबादला ख्याल किया गया। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। आसिफा भुट्टो जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के दरमियान तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को मौक़िफ़ काबिल सताइश है। दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ ज़रूरी है। इस मौके पर डिप्टी हाई कमिश्नर लेंस डूम और हाई कमिश्नर की सियासी मुशीर हुदा इकराम, वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़ा पेचोहो, रुकने कौमी असम्बली शाज़िया मरी और रुकने सूबाई असम्बली कासिम सुमरो भी शरीक थे।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकू के वफ्द के हमरा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बिरादरी की शमूलियत निहायत अहम है। आज हम जो कुछ भी हैं इस मुल्क की बदौलत हैं। यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर हाउस में जारी मार्का हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया गया। FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। किर्गिज़स्तानी वफ़द का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, दो तरफा तजारत के फ़रोग पर जोर दिया गया। किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म अदील बेसालवो की क़यादत में 10 रुकनी वफ़द ने खैर सगाली और कारोबारी तावन के मकसद से KPT का दौरा किया। वफ़द को ट्रांजिशन कमेटी की जानिब से अब्दुल्ला ज़की ने ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत बढ़ाने का ख्वाह है। सिंध हुकूमत ने महकमे स्कूल तालीम और ज़राअत के 2, 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर अकाउंट्स प्लानिंग जामशोरो ज़ुल्फ़कार अली मेहन का तबादला करके एडिशनल डायरेक्टर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद तैनात कर दिया गया। सीनियर केमिस्ट पेस्टिसाइड ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री ज़राअत रोहड़ी सखर मोहम्मद उस्मान जागीरानी को डायरेक्टर ज़राअत एक्सटेंशन मीरपुर खास डिवीजन बना दिया गया। सिंध सरकार ने ज़राई पैदावार कमेटियों के निज़ाम को चलाने के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए। महकमे ज़राअत कीमत और रसद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे ज़राअत कीमत और रसद की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ठट्टा और सजावल अजला के लिए गुलाम जाफर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। उमरकोट ज़िला के लिए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शहीद बेनज़ीराबाद के लिए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए। गढ़ी खैरू के लिए एडिशनल डायरेक्टर ज़राअत जैकबाबाद और चक के लिए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत लकी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम की तमाम महकमाना प्रमोशन कमेटियों को असर-ए-नो तश्कील दे दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ग्रेड 15 और इससे कम के मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए कमेटियाँ दोबारा बना दी हैं। सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 के तहत तश्कीलें 9 कर दी गई है। डिविजनल सतह पर प्राइमरी और एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के डायरेक्टर्स प्रमोशन कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान होंगे। ज़िलाई सतह पर भी डायरेक्टर्स कमेटियों की सरबराही करेंगे। इंतजामी शोबे को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करने और कानून और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कॉपी भेजने की हिदायत कर दी गई है। लड़कियों और ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि वालिदैन बीमारी से बचाव के लिए बच्चियों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाएं, कैंसर भगाएं। महकमा सेहत सिंध के शोबा EPI प्रोग्राम की जानिब से सितंबर से लड़कियों और ख्वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। इस हवाले से जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में शोबा इमराज नस्वा, शोबा इमराज इत्फाल और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर ने शिरकत की। कहा कि मर्ज की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है। वालिदैन मुहिम से फायदा उठाएं और अपनी 9 साल से 14 साल तक की उम्र की लड़कियों को वैक्सीन लगवाएं। और आगे चल के लाइफ में इस वायरस के खिलाफ जब कुव्वत मुदाफ़अत होती है तो फिर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और अगर ये वैक्सीनेशन एक वक्त पर दे दी जाए तो इस कैंसर से बचाव मुमकिन है। ये सितंबर में ये कैंपेन शुरू होगी, 15 से 27 अगस्त तक 12 दिन के लिए है। उसके बाद ये EPI के स्केड्यूल में आ जाएगा और हर 9 साल की उम्र की बच्ची को ये वैक्सीन लगा करेगा। सेमिनार में शरीक नौजवान लेडी डॉक्टर्स का कहना था कि वो भी लड़कियों और ख्वातीन को बीमारी से बचाव और वैक्सीन लाजमी लगवाने के लिए वालिदैन को बेहतर अंदाज में रहनुमाई करेंगी। वैक्सीन न लगवाने से हर साल हजारों ख्वातीन और लड़कियां सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो जाती हैं। 9 से 14 से उम्र की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो हमें अपनी छोटी बच्चियों को महफूज करना है, तो जब भी ये प्रोग्राम आएगा तो आप ज़रूर लाजमी ये वैक्सीन लगवाएं। हमारा वालिदैन को यही मैसेज है कि इसको एक टैबू ना बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि इसमें कोई नुकसानात नहीं है और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं कैंसर से बच सकती हैं। सीनियर प्रोफेसर ने दीगर डॉक्टरों से हल्फ लिया कि वो बीमारी के खिलाफ भरपूर खिदमत सरंजाम देंगे। बाद अज़ा मेहमानों में शील्ड और तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन ताबिश के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।